हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स के अगले वीडियो लेक्चर में। और पहले सेगमेंट में हमने क्या किया, बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट जो है चल रहा है। पहले सेगमेंट में हमने किया था वेवी कर्व मेथड। उससे पहले इंटरवल्स वगैरह बताए थे आपको, कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है इंटरवल्स का, और सिंपल इनइक्वालिटीज, बेसिक वेवी कर्व की इनइक्वालिटीज आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा नंबर सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, आइडेंटिटीज जो हम पढ़ते हुए आए हैं, जिनका हमें यूज आएगा, उनके डिफरेंट फॉर्म्स जिनका हमें यूज आएगा वो सब चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको लगेगा सर ये सब चीजें तो हमें आती हैं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये चीजें आती हैं, बट इनके साथ हम आपको जो सवाल करवा रहे हैं उनको भी देखिए, क्या वो आप कर पा रहे हैं। अगर वो आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो वीडियो देखिए ताकि आपको वो सवाल भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपन जो है स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम से। ठीक है, सबसे पहले बात करें बेटा नंबर सिस्टम में, तो अभी तक जो है आप लोगों ने 10th तक रियल नंबर्स ही जो है पढ़े हैं, है ना। रियल नंबर से भी बड़ा एक नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, वो नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक तो आ जाते हैं अपने रियल नंबर्स जिसे हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा और कौन नंबर हो सकता है, तो कहते हैं ना बेटा, इंसान ने जो है अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही डिजाइन करी हैं। तो ऐसे ही एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सोचा कि भाई देखो हम 4 का स्क्वायर रूट लिखते हैं, 4 का स्क्वायर रूट लिख देते हैं अपन क्या 2। और वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है 4, इसलिए लिख देते हैं। तो उसने बोला यार किसी चीज का तो अंडर रूट या अंडर रूट ऑफ -1 की कोई तो वैल्यू होती होगी, या किसी चीज का स्क्वायर तो जो है वो आपके पास -1 होता होगा, किसी चीज का तो होता होगा। अब वो कौन सी चीज है मैं सोच नहीं पा रहा, रियल वर्ल्ड में क्या है। तो उसने अपने दिमाग से क्या बोला कि मैं इसको भाई आज से आयोटा बोलूंगा, और आयोटा को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आयोटा क्या है, अपने पास एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता ये नंबर, तो इमेजिनरी है। देखिए अब देखिए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, फिर सर हम ये पढ़ते क्यों हैं, देखिए इसको आपको और डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपके करिकुलम में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पता लगेगा कि क्या। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिजाइन इसलिए किए गए हैं क्योंकि काफी सारी जो आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एप्लीकेशन से जो अलजेब्रा होता है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिजाइन किया गया। ठीक है, और आगे डेप्थ में इन डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छे से आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स नहीं होते, है ना। रियल नंबर्स के अलावा अब इंसान ने क्या किया है, इमेजिनरी नंबर्स भी खोज डाले। इमेजिनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो बेस लेके चलते हैं हम आयोटा। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं आयोटा बोलता हूं, और आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, आयोटा का स्क्वायर मिल जाएगा -1। तो ऐसे ही बेटा अगर मुझे कभी बोल दिया जाए कि अंडर रूट ऑफ -36 क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 36। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 आयोटा। अंडर रूट ऑफ 36 क्या हो गया 6, और अंडर रूट ऑफ -1 क्या हो गया आयोटा। तो आयोटा को बेस लेके फिर मैं बाकी नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को भी डिफाइन कर सकता हूं। तो यही जो है नंबर आयोटा जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये एक इमेजिनरी नंबर अज्यूम टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, और इसी के बेस पे आप सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर हो गया, जैसे आपके पास 6 आयोटा हो गया, ऐसे ही आपके पास नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं 2 + 3 आयोटा, 7 - √2 आयोटा, कैसा भी नंबर आपके पास हो सकता है बेटा इमेजिनरी फॉर्म में। तो सबसे बड़ा जो नंबर्स का सिस्टम होता है वो अपने पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम।
ठीक है, और उसी का आयोटा एक जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो पहले मैं आयोटा के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेता हूं, फिर अपन उस पर चलते हैं। देखिए ये चीज तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो कितना बनेगा अपने पास, आयोटा का स्क्वायर बनेगा -1। अगर मैं आयोटा का क्यूब कर देता हूं, आयोटा का क्यूब कर रहे हैं बेटा अपन, तो आयोटा के क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है माइनस आयोटा। इसी तरह बेटा आयोटा की पावर 4 को अगर देखूं मैं, आयोटा की पावर 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और -1 का होल स्क्वायर बेटा वो कितना बन जाएगा मेरे पास, 1 बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक लेके जाती है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है बेटा अपने पास कि अगर आयोटा की पावर में ऐसा कोई नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, जैसे कि भाई आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर -4 एंड सो ऑन, कहां तक भी आप चले गए, ऐसा अगर कोई भी नंबर आपके पास है जिसमें आयोटा की पावर कैसी है अपने पास, 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है बेटा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर n, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, 1 की पावर n कितना बन जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी मेरे पास, 1। अगर मेरे पास आयोटा की पावर में ऐसा कोई नंबर है जो कि 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता है, 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर देता है, 1। फॉर एग्जांपल बेटा आयोटा की पावर 5 हो गया, या आयोटा की पावर 9 हो गया, या आयोटा की पावर 29 हो गया, तो 4 से डिवाइड करने पे पावर को रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसको बेटा मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा क्या बनता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 ही तो बनता है। और आयोटा की पावर 4n बेटा अभी अभी हमने पढ़ा, आयोटा की पावर 4n कितना होता है, 1, 1 इंटू आयोटा, ये वापस से किसके बराबर बन जाएगा बेटा, आयोटा के बराबर ही बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा आयोटा की पावर 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 यानी आयोटा की पावर में अगर ऐसा कोई नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है, 4 से डिवाइड करने पे अगर 2 रिमाइंडर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर 6 हो गया बेटा, आयोटा की पावर 10 हो गया एंड सो ऑन, तो ऐसा अगर कोई नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा का स्क्वायर। और बेटा आयोटा की पावर 4n कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n हो जाएगा 1, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है कितना, -1। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है आयोटा की पावर में जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 लीव करता है, तो रिजल्ट कितना आएगा, -1। एंड अगर आयोटा की पावर में बेटा 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 4n कितना हो गया, आयोटा की पावर 4n हो गया कितना, 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है मेरे पास, माइनस आयोटा। तो ये जो अपने पास रिजल्ट है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो इसको, कि अगर आयोटा की पावर में 4 का कोई मल्टीपल है तो रिजल्ट आएगा 1। आयोटा की पावर में कोई ऐसा टर्म है जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो रिजल्ट आएगा अपने पास आयोटा। आयोटा की पावर में कोई ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास -1। एंड अगर आयोटा की पावर में ऐसा कोई नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -आयोटा। तो ये आयोटा के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें करी, ये जाननी आप लोगों के लिए जरूरी थी। ठीक है, तो पहली बार पढ़ रहे हैं आप इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए ये आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले पढ़ाया जाता है, उसमें इसका थोड़ा बहुत यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास आयोटा का कॉन्सेप्ट हुआ, अब इसका अंडर रूट कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, ये सब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा।
ठीक है, तो अब वापस से अपन आते हैं अपने नंबर्स के ऊपर। तो मैंने देखा भाई सबसे बड़ा जो सेट ऑफ नंबर्स हो सकता है वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी होगा तो किस फॉर्म का होगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बेटा जनरली अपन डिनोट कर देते हैं कैपिटल C से। कैपिटल C से इसको डिनोट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म का कोई भी नंबर है। अब अगर b 0 हो गया तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, a। और सिर्फ a है तो आयोटा इंटू 0, तो किसी भी चीज के साथ 0 का मल्टीपल तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो उस केस में ये आयोटा वाला टर्म क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर b 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाए और a 0 हो चाहे ना भी हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, a 0 है तो 0 भी एक रियल नंबर होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहां पे a के ऊपर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। अगर b 0 हो जाता है, सिंपल सी बात है, अगर b 0 हो जाए फिर a चाहे कोई भी रियल नंबर हो, आपके पास आयोटा वाला पार्ट गायब हो जाएगा और नंबर आपको कैसा मिलेगा, एक प्योरली रियल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर a भी 0 है और b भी 0 है तो नंबर क्या मिलेगा, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, और आयोटा इंटू 0 0, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0, जो कि कैसा नंबर आ जाएगा अपने पास, रियल। तो अगर b 0 है तो आपके पास नंबर जो आएगा वो हमेशा कैसा नंबर आएगा, प्योरली रियल नंबर, या इसे हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर भी बोल सकते हैं। और जो रियल नंबर्स का सेट होता है बेटा, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। जितने भी रियल नंबर्स हैं इनको आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब उसके बाद रियल नंबर्स ये हो गए। अगर b 0 नहीं हो रहा, अगर बेटा b 0 नहीं हो रहा तो आयोटा वाला पार्ट कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर b 0 नहीं है, b मान लीजिए 5 है, फिर चाहे a कुछ भी होता रहे, 5 प्लस 5 आयोटा, माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, 0 प्लस 5 आयोटा, कुछ भी होता रहे। इस केस में मेरे पास आयोटा हर एक टर्म में आएगा या नहीं आएगा, अगर b 0 नहीं हो रहा। उस केस में ये जो मेरे पास नंबर आएगा a प्लस आयोटा b, ये कैसा नंबर हो जाता है बेटा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ऐसा नंबर जिसमें आपको आयोटा नजर आ जाए वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब उसमें बेटा फर्दर अगर मैं देखूं कि अगर a 0 हो जाए, b तो नॉन जीरो हो और a 0 हो जाए, तो a अगर 0 हो जाएगा तो ये किस फॉर्म का बनेगा, b इंटू आयोटा, यानी कि किस फॉर्म का बनेगा, लेट से 5 आयोटा या 7 आयोटा या √2 आयोटा या -5 आयोटा, इसी टाइप का नंबर बनेगा। इस केस में जो इसका रियल पार्ट है वो 0 हो गया। देखिए यहां पे जो a प्लस आयोटा b बन रहा है इसको आप बोलते हैं रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो b है इसको आप बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो आयोटा के अलग में है वो रियल पार्ट होता है। तो अगर रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। उस केस में बेटा मेरे पास जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मेरे पास आ जाएगा। आ गई बात समझ में। a प्लस आयोटा b में a रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ है b, और आयोटा मतलब इमेजिनरी, तो b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर किसी में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली रियल, या हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बन जाता है। अगर b 0 नहीं हो रहा, b 0 नहीं हो रहा तो आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा। और अगर b 0 नहीं है और a 0 है, रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। उस केस में मेरे पास जो नंबर आता है बेटा वो प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इस फॉर्म का, ऐसे इसी टाइप का कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया, ऐसा ही कोई नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हुई अपने पास सबसे बड़े जो नंबर थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया रियल नंबर या जिसे हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, दूसरा पार्ट होगा इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी में भी क्या आ जाते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे फर्दर रियल नंबर्स को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि अपना मेन जो है
मेन जो अपने टारगेट है वो रियल नंबर्स है ना, इमेजिनरी नंबर्स को अपन बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखेंगे। तो अब रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में भी दो तरीके के नंबर आ जाते हैं बेटा, एक जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स और एक इर्रेशनल नंबर्स। जो रैशनल नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, वो इर्रेशनल हो जाते हैं अपने पास, ठीक है। तो यहां पे बात करें रैशनल नंबर्स की अलग, तो नंबर्स जिनको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिसे आप P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके जहां पे P और Q इंटीजर हो, Q 0 ना हो और HCF ऑफ P एंड Q कैसी हो, 1 हो जाए। जनरली अपन क्या करते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, HCF ऑफ P एंड Q मस्ट बी इक्वल टू 1 करके अपन लिख देते हैं। तो अगर मैं किसी नंबर को P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, ये अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में आई थिंक सो, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक रैशनल नंबर बोल देते हैं। अब जितने भी आपके पास इंटीजर हो गए, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शन है ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैं P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। जितने भी बेटा रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 232.5 बार, ये लिख लिया 232.5 बार का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 232.555 एंड सो ऑन। तो इसको ले लेते हैं एक बार को हम x, मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे P बाई Q के फॉर्म में जा सकता है। अब बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2325.55 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ये एंडलेसली चलते जाएगा दोनों ही केस में। अब दोनों को आप कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पे बचेगा बेटा क्या, 9x, 10x में से x जाएगा, 9x हो जाएगा। यहां पे डेसिमल के बाद सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, यहां पे 0 एंड यहां पे आ जाएगा 2, 9x कितना आ गया, 2093। तो बेटा यहां से x जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2093 बाई 9। तो देखिए इस नंबर को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग तो वैसे ही हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग के बारे में भी बता देते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ये चीज समझ में आ गई। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, लेट्स से 2.32579138 ऐसे कुछ। तो बेटा इसको भी तो मैं P बाई Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूं 232579138 डिवाइडेड बाई 100000000। P बाई Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं आराम से, ठीक है। आगे फर्दर कैंसिल आउट करके आप इसको फर्दर और छोटा करके लिख सकते हैं। तो मैं P बाई Q के फॉर्म में अगर लिख पा रहा हूं तो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे वो हमेशा आपके पास रैशनल नंबर्स आते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल हो जाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जिसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, P बाई Q के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट ना कर पाए। अब P बाई Q के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट किसको नहीं कर पाएंगे बेटा, ऐसे नंबर्स जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आ जाएं, ऐसे नंबर जिसमें कभी मतलब वो प्रोसेस जो है खत्म ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, डेसिमल कभी एंड ही नहीं हो रहा है ना, और कभी रिकरेंस भी नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी नहीं आ रहा कि भाई इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो वैसे जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हैं बेटा √2 हो गया, √2 भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्यूब रूट ऑफ 5 हो गया, ठीक है। पाई आप लोग सोचते होंगे कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है, बट बेटा ये गलत बात है। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही 3.14 होती है, ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये आपने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पाई इज जनरली अप्रोक्सीमेटेड, ये अप्रोक्सीमेट होती है, ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है।
अगर 22/7 होती तो पाई को मैं क्या बोल देता, फिर तो पाई मेरे पास क्या हो जाता बेटा, एक रैशनल नंबर हो जाता। बट पाई कैसा नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 एंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद एक और नंबर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसे बोला जाता है बेटा यूलर्स नंबर, और ये भी अपने पास एक इरेशनल नंबर ही होता है। यूलर्स नंबर भी अपने पास एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718। 2.718 तक ही याद रखना है आपको, उसके आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। यूलर्स नंबर की भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718, और आगे आपको लिख रखा है यहाँ पे 28 तक भी 2.718 अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये भी एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही बनता है। इसकी वैल्यू आपको आप एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते हैं क्या होगी, जैसे √2 √3 की एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता ही नहीं सकता क्या होगी, क्योंकि उसका कभी भी एंड आ ही नहीं रहा है और कोई पैटर्न भी आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा अपने पास रैशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की। अब मैं वैसे ही ऊपर से बता देता हूं, रैशनल नंबर्स में ही क्या आ जाते हैं बेटा मेरे पास। अच्छा, रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू से रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। इरेशनल नंबर्स की बात करें तो क्यू डैश से, या क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। क्यू बार को भी क्यू कॉम्प्लीमेंट रीड किया जाता है। अभी आप जब 11th क्लास में आएंगे तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। क्यू बार, क्यू डैश या क्यू सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्यू अगर रैशनल नंबर्स हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है, और वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो क्या कहलाएंगे अपने पास, इरेशनल नंबर्स। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में ही। कुछ रैशनल नंबर्स में भी अपने पास आ जाते हैं बेटा क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को मैं जनरली किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, कैपिटल आई से। और इंटीजर्स मेरे पास क्या हो जाते हैं बेटा, ये 0 1 2 3, ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ऐसे ही नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स 0 -1 एंड सो ऑन, ये अपने पास हो जाते हैं इंटीजर्स। इन्हें आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। याद रखिएगा, जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। वो किस में आएगा, वो आएगा बेटा अपने पास होल नंबर्स में। होल नंबर्स, होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से, और ये 0 से स्टार्ट होके बाकी सारे नेचुरल नंबर्स को कवर करता है। नेचुरल नंबर्स में अगर आप 0 को ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट में तो अपने को होल नंबर्स का सेट मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सो ये बातें तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे मैंने बताया आपको कि इंटीजर्स जो है आपके पास रैशनल नंबर्स आता है। यहां पे मैं अगर एक और डायग्राम बना दूं यहीं से, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सबसे बड़ा सेट होता है। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स जो है वो किसका पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर्स का ही पार्ट आपके पास होते हैं। अब रैशनल नंबर्स में कुछ इंटीजर्स आ जाएंगे और कुछ नॉन इंटीजर्स आ जाएंगे। ये इलाका जो रह गया ये कैसा रह गया, नॉन इंटीजर्स का रह गया। ठीक है भाई, इंटीजर्स को हम आई से, कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 एंड सो ऑन नेगेटिव साइड में। इंटीजर्स का ही एक सबसेट आप आगे आगे पढ़ेंगे, इसी का ही एक पार्ट होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, होल नंबर्स को मैं बोल सकता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी। होल नंबर्स को बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जा सकता है, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। ठीक है,
अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स और कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो बेटा ये दोनों चीजें अलग होती हैं, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो जो है इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में हम बात करें अगर, तो जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं है तो जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, बट जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आता। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। एक और टर्म होता है बेटा इसको डिनोट करने के लिए आई प्लस या फिर जेड प्लस, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। आई और जेड से मैं इंटीजर्स को डिनोट करता हूं, तो आई प्लस या जेड प्लस से मैं डिनोट कर दूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि व्हाट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आएंगे 0 -1 -2 -3, जीरो नॉन पॉजिटिव में आ जाएगा। बट अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूंगा तो वो आएंगे बेटा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेचुरल एंड होल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। उसी में से कुछ टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो एक प्राइम नंबर क्या होता है तो एक ऐसा नंबर बेटा जिसके केवल और केवल दो ही एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स या एग्जैक्टली दो डिवाइजर्स हों, उसे आप एक प्राइम नंबर बोलते हैं। और उसके वो डिवाइजर्स क्या क्या आते हैं, एक तो 1 आता है और एक वो नंबर खुद ही आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं बेटा, ये रहा एग्जांपल 2। अब 2 के डिवाइजर 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 2 ही डिवाइड कर सकता है, और तो कोई डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे बात कर ली बेटा 13, तो 13 के डिवाइजर्स क्या क्या है, एक तो 1 है और एक 13 है। 1 और 13 के अलावा 13 को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये बात हो गई अपने पास प्राइम नंबर्स की। अच्छा, इसमें एक बहुत ही खास बात है, ये जो 2 है 2, ये आपके पास केवल और केवल इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा कोई और आपके पास इवन प्राइम कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेटा 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से तो होगा ही होगा और अपने आप से भी होगा ही होगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, तो वो प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो पाएगा। तो 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर अपने पास आता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे जो हैं आपके पास कैसे रहेंगे, ऑड रहेंगे। उसके बाद बेटा 2 और 3 जो है, 2 और 3 ओनली एंड ओनली ऐसे दो प्राइम नंबर्स हैं जो कंसेक्यूटिव हैं। इसके अलावा कोई और आपको कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का सेट नहीं मिल सकता। ठीक है, 2 और 3 के अलावा कोई और कभी भी दो प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है, हर ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर आता है, और इवन नंबर 2 के अलावा अगर है कोई तो वो प्राइम नहीं हो सकता। तो कभी भी दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आपको नहीं मिल सकते। इसके बाद बात करते हैं अपन कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर बेटा एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया अपने पास 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं बेटा, 1 है, 2 है और 4 है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते ही नंबर अपने पास कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। वो क्यों बेटा, सुनिए, 1 का ओनली एक ही फैक्टर है और वो खुद 1 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर है नहीं 1 का। तो ना तो ये अपनी प्राइम की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। प्राइम की डेफिनेशन क्या बोलती है, प्राइम की डेफिनेशन बोलती है एग्जैक्टली दो डिवाइजर चाहिए भाई, इसके पास तो दो डिवाइजर है नहीं, एक ही है। और कंपोजिट की डेफिनेशन बोलती है कि भाई मोर देन दो डिवाइजर चाहिए, इसके पास तो बेटा दो ही नहीं है, मोर देन 2 तो कहां से लाएगा। तो 1 जो है अपने पास ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है।
ऐसा एक ही केवल नंबर है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, एंड दैट इज 1। आ गई बात समझ में? इसके बाद बात करते हैं बेटा को प्राइम, या जिसे हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी। तो दो नंबर्स को को प्राइम या एक पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप को प्राइम नंबर्स कब बोलेंगे? जब उनकी HCF 1 आ जाए, जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, या जिसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उनके जितने भी डिवाइजर्स हैं उसमें जो कॉमन डिवाइजर है वो केवल और केवल क्या हो? 1 हो जाए, तो वो दो नंबर्स को आप क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। जैसे बात कर लेते हैं बेटा 5 और 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 एंड 8, और 5 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 और 5। अब इनका कॉमन फैक्टर बेटा केवल और केवल क्या है? 1। तो अगर किसी भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 ही है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। अगर HCF 1 आती है किन्हीं भी दो नंबर्स में, तो उन दोनों नंबर्स को आप को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं अगर आप, तो ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 का हो। ऐसे दो प्राइम नंबर्स, अ पेयर ऑफ प्राइम इज कॉल्ड ट्विन प्राइम इफ देयर नॉन नेगेटिव डिफरेंस इज 2। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा 3 और 5 हो गए, 3 और 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया। इनका गैप कितना है? 2 2 का गैप है। तो ये आपके पास कैसे नंबर्स हो जाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले सबसे पहले बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स से अपन आए रियल नंबर, रियल नंबर से फिर रैशनल, इरेशनल, फिर हम रैशनल नंबर्स पे आए। रैशनल नंबर्स में हमने बात करी इंटीजर्स की, होल नंबर्स की एंड नेचुरल नंबर्स की। फिर हम उसमें से भी आए कहां पे? हमारे नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है हमने, है ना। बेसिक आसान सी चीजें हैं ये, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं। अभी तक इसमें कुछ नया हमने पढ़ना नहीं है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी चीज पे बेस्ड है। तो अपन जो है कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई करके देखें कि आप इसमें कहां तक पहुंच पा रहे हैं, एंड फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स n, n फॉर विच n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आपको 14 चाहिए बेटा। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। और n और m आपको क्या दे रखे हैं? इंटीजर्स दे रखे हैं। m और n इंटीजर्स होने चाहिए। चलिए ठीक है भाई, तो मैंने यहां से देखा बेटा, क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस m इंटू n प्लस m, और ये कितना बनेगा? 14। n माइनस m और n प्लस m कितना बनेगा? 14। अच्छा, n और m अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो n माइनस m और n प्लस m ये दोनों भी कैसे आएंगे बेटा? ये दोनों भी इंटीजर्स ही आएंगे। और मुझे दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना चाहिए? मुझे दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट चाहिए 14। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 14 चाहिए, तो कैसे कैसे बन सकता है बेटा ये 14? ऐसे बन सकता है कि भाई पहला 1 हो जाए, दूसरा 14 हो जाए। या कैसे हो सकता है? पहला 14 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए। या कैसे हो सकता है बेटा? पहला 2 हो जाए, दूसरा 7 हो जाए। या कैसे हो सकता है? पहला 7 हो जाए और दूसरा 2 हो जाए। फिर और पॉसिबिलिटीज आती है, -1 हो जाए, -14 हो जाए, -14 -1 हो जाए, या बेटा -2 -7 हो जाए, और या तो -7 -2 हो जाए। आगे बात समझ, 8 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। बट क्या ये सारी पॉसिबिलिटी सही है? क्या मैं सीधा का सीधा 8 आंसर बोल सकता हूं इसका? अच्छा, 8 तो वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, 8 तो आंसर हम सीधा सीधा बोलेंगे भी नहीं, तो 8 तो नहीं बनेंगे। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं तो n माइनस m किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। और n प्लस m किसके बराबर आना चाहिए? 14 के बराबर। तो यहां से सॉल्व करके
एन और एम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा अपन? देखिए पहले वाले को 1 के बराबर रखा, दूसरे वाले को 14 के बराबर रखा। 14 के बराबर रख दिया तो बेटा ऐसे आएगा, दोनों को कर दीजिए आप ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस एम माइनस एम कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से n की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी बेटा? 15/2। ये वैल्यू कैसी आई है मेरे पास? क्या मेरे पास ये इंटीजर आया? मुझे तो बोल रखा था n और m इंटीजर होने चाहिए। तो n की वैल्यू, तो अगर ये चीज मैं बनाना चाह रहा हूं तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास? 15/2, जो कि इंटीजर नहीं है। तो इसको आप क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। इस केस को आपने रिजेक्ट कर दिया बेटा, एक केस ऑलरेडी हो गया खत्म, ये हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं -1 -14 रखूंगा बेटा। यहां पे अगर मैं -1 -14 रखता हूं तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? -15/2 आएगी। -15/2 भी मेरे पास इंटीजर नहीं बनेगा, तो ये केस भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैं चला अगले केस पे, 14 और 1 रख देते हैं। अच्छा 14 रख देंगे, n माइनस एम को 14 रख दिया और n प्लस एम को 1 रख दिया। अगेन ऐड करने पे बेटा क्या होगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू मेरे पास फिर से कितनी आएगी? 15/2। फिर गलत हो गए अपन तो, क्योंकि n कैसा आना चाहिए था? n आना चाहिए था इंटीजर, n इंटीजर आया नहीं, तो ये केस भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ये केस भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये भी खत्म हो गया। चलो इससे भी आंसर नहीं मिल सकता। दोनों को नेगेटिव रखें, -14 और -1 रख दें तो भी ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे -15/2 आएगा। वो केस भी क्या हो जाएगा? वो केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बात करी 2 और 7 की। 2 और 7 की बात करते हैं बेटा, तो मैंने क्या लिया? पहले वाले को 2 के बराबर ले लिया, n माइनस एम को हमने ले लिया 2 के बराबर और n प्लस एम को हमने ले लिया 7 के बराबर। ऐसे n माइनस एम को 2 के बराबर ले लिया और n प्लस एम को 7 के बराबर। अब दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से m और m कैंसल आउट हो जाएंगे। n प्लस n बनेगा 2n, 2n इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9, 2n इज इक्वल टू 9, यानी कि n कितना आया बेटा? 9/2। ये तो फिर से कैसा आ गया? ये तो बेटा मेरे पास फिर से नॉन इंटीजर आया है, तो इसको भी क्या कर देंगे? इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ये केस भी रिजेक्ट हो गया भाई, इससे भी मेरे पास m और n इंटीजर नहीं आ रहे। अगर दोनों को नेगेटिव रखता हूं, दोनों को नेगेटिव रखता हूं तो ये वैल्यू -9/2 बनेगी, तब भी वो इंटीजर नहीं आएगा भाई, -4.5 बनेगा। एंड इसी तरह बेटा 7 और 2 रखने से भी मेरे पास आंसर जो है नहीं आएगा। देखिए जब हमने इनको पलटा था तो वही की वही चीज आ गई थी। तो यहां पे आपके पास कोई भी केस जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। n इंटू n माइनस एम इंटू एन प्लस एम, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 14 का कैसे आ सकता है? वो हमने सारे केसेस बना लिए, बट उससे n और m क्या नहीं आ रहे? n और m तो इंटीजर ही नहीं आ रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरे को बेटा ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिलेगा n और m का, सच दैट n² माइनस m² कितना हो जाए? 14 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर a b c ऑड इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी 0। चलिए पहले वाले को देखते हैं। अपन ने देखा भाई a स्टेटमेंट में क्या है? a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं हो सकती ये बताना है। और a b c कैसा दे रखा है? a b c ऑड है बेटा, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड तो हो जाता है इवन, और इवन में ऑड का सम करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास हमेशा ही कैसी आएगी? ये वैल्यू मेरे पास हमेशा ही ऑड आएगी। इवन और ऑड पता होगा आपको, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड। तो बेटा ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, अगर a b c ऑड है तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास कैसा आता है? हमेशा ऑड आता है। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ऑड आएगा तो 0 कैसे हो सकता है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट भाई। ये कभी भी ऑड, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वैल्यू कैसी बनेगी? ऑड बनेगी। चलिए दूसरे को चेक किया हमने। अगर a b c ऑड इंटीजर्स हैं, a b और c ऑड इंटीजर्स हैं, तो a² प्लस b² माइनस c² कभी 0 नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। अच्छा a b c ऑड है तो ऑड का स्क्वायर भी कैसा बनता है? ऑड। फिर से ऑड का स्क्वायर किया, ये कैसा बनेगा? b का स्क्वायर भी ऑड बनेगा।
और c का स्क्वायर भी बेटा कैसा बनेगा, ऑड बनेगा। अगर हम बात करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में देखिए बेटा ये ऑड, a स्क्वायर भी ऑड है, प्लस ऑड, ये बना देंगे आपके पास इवन। इवन में से जब हम ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा हमेशा ही ऑड नंबर आएगा। तो क्या ये कभी जीरो के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता जीरो के बराबर। और इसने कोई स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऑड नंबर होगा तो कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता। फिर तीसरी स्टेटमेंट पे आए अपन, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज इवन। तो और ए बी सी आपको इंटीजर दे रखे हैं, ए बी सी इंटीजर भी है, चलिए ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक। और मैं केसेस फॉलो कर रहा हूं, ए बी और सी क्या क्या हो सकते हैं। आपको देखना है कि एटलीस्ट एक ना एक तो इनमें से इवन होगा, ये बताना है। तो बेटा मैं सारे केस लेता हूं, क्या मैं तीनों को ऑड ले सकता हूं, क्या मैं तीनों को ऑड ले सकता हूं, तीनों को ऑड ले लिया, ऑड ले लिया, ऑड ले लिया। अच्छा यहां पे मैंने देखा ऑड का स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ऑड स्क्वायर ऑड बनेगा बेटा, ऑड का स्क्वायर ऑड बनेगा, ऑड प्लस ऑड कैसा बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कैसी बन जाएगी, इवन। राइट हैंड साइड देखा, राइट हैंड साइड तो कैसी है, ऑड का स्क्वायर ऑड है, क्या कभी ऑड इवन के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या ए बी और सी तीनों के तीनों ऑड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर तीनों के तीनों ऑड नहीं हो सकते तो किसी ना किसी को तो इवन होना ही पड़ेगा, चाहे कोई एक इवन हो जाए, चाहे कोई दो इवन हो जाए, या तीनों के तीनों ही इवन हो जाए। आप देख सकते हैं कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा नहीं है जिसमें तीनों के तीनों ऑड हों। जैसे आप बात कर लेते हैं 2, 3 और 5, 2 इवन हो जाता है उसमें, सॉरी 2, 3 और 5 नहीं, 4, 3 और 5, उसमें 4 इवन हो जाता है अपने पास, ठीक है। तो वो रीजन आपको समझा दिया कि भाई यहाँ पे ऑड का स्क्वायर रखते हैं तो इवन बनेगा, राइट हैंड साइड तो ऑड है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो तीनों के तीनों ऑड नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, एटलीस्ट एक को तो इवन होना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट सी भी अपने पास कैसा आ जाता है बेटा, सही आ जाता है। स्टेटमेंट डी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर है और एबीसी इंटीजर्स हैं आपके पास। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर इक्वल टू सी स्क्वायर है, एबीसी इंटीजर्स हैं, तो सी ग्रेटर देन ए प्लस बी होना चाहिए, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए प्लस बी। बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ए को ले लिया 3, बी को ले लिया 4 और सी को ले लिया 5। तो स्टेटमेंट प्रूफ हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। फिर मैंने बात की ए प्लस बी मेरे पास कितना है 7 और सी कितना है 5। क्या सी बेटा ए प्लस बी से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो मेरे को दिख गया कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा तो होना जरूरी नहीं है। और दूसरे एंगल से अगर आप देखना चाहो तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर है तो इसको मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज की लेंथ, ये हो गई बेस की लेंथ और ये हो गई परपेंडिकुलर की लेंथ। सम ऑफ टू साइड्स हमेशा तीसरी साइड से कैसा आता है, सम ऑफ टू साइड हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है ट्राइंगल में, और यहां तो उल्टा लिखा हुआ है। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ओनली एंड ओनली क्या क्या सही स्टेटमेंट हो जाएंगी, ए बी एंड सी जो है ये आपके पास तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए रीजन आप बस रटिए मत चीजों को, आपको मैथ्स जब अगर करना है तो मैथ्स में रीजन करना है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। अगर जब आप उस चीज को देखने लगोगे ना तो आपको मैथ्स पढ़ने में भी मजा आएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा, और आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो एडवांस जेईई एडवांस में जो कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलिए अगला सवाल आसान सा सवाल है, फाइंड द सम 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4 एंड सो ऑन। एक सीरीज दी है अप टू 99 टर्म्स तक आपको निकालनी है, ठीक। तो आप ट्राई करिए। मैंने इसको ले लिया बेटा लेट से s के बराबर, ये मुझे चाहिए 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4
एंड सो ऑन चलते जाएंगे बेटा। कितने टर्म्स चाहिए अपने को? 99 टर्म्स चाहिए। 99 टर्म्स चाहिए तो हम 99 टर्म्स तक लिख लेते हैं इसे। और लास्ट वाला टर्म 99 टर्म क्या बनेगा? देखो पहले टर्म में 1 और 2 आया, दूसरे टर्म में 2 और 3 आया, तीसरे टर्म में 3 और 4 आया, तो 99 वाले टर्म में क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 99 प्लस अंडर रूट ऑफ 100, यही आएगा। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अपन ने एक चीज पढ़ी होगी, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन, कभी कभी दोनों का रैशनलाइजेशन आप करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर देंगे बेटा, हर एक टर्म को पहले रैशनलाइज कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? √2 - 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, और √2 - 1 से कर दिया डिवाइड। पहले टर्म को किया जा सकता है। इसी तरह दूसरे वाले में √3 - √2 से किया मल्टीप्लाई, और √3 - √2 से ही कर दिया डिवाइड। और बेटा यही प्रोसेस करते गए यहां पे मैंने अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99, अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99 से मल्टीप्लाई, एंड अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99 से डिवाइड कर देना है। अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99 से मल्टीप्लाई, एंड अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99 से डिवाइड अगर कर दिया, तो सभी टर्म्स में ऐसा करते गए। यहां पे देखिए बेटा, ऊपर बन जाएगा अपने पास √2 - 1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी, आसान सी आइडेंटिटी है। ये क्या बनता है अपने पास? a² माइनस b²। तो बेटा √2 का स्क्वायर बनेगा 2 और -1 का स्क्वायर बनेगा 1। अगले टर्म पे चले, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा √3 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसी तरह अगले में आएगा बेटा √4 माइनस √3 बाई √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और चलते जाएंगे, लास्ट टर्म में बेटा क्या आएगा? देखिए अपने पास अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99 बाई अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 99 का स्क्वायर। अब यहां पे डिनोमिनेटर में देखिए बेटा, 2 - 1 कितना हो गया? 1। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 ये भी हो जाएगा 1, इसी तरह ये भी हो जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर सारे के सारे किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर। तो उनको तो लिखने की जरूरत है नहीं अपने को। तो अब s जो मेरे पास आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? √2 - 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4, और इसी तरह चलते जाएंगे बेटा। सेकंड लास्ट टर्म आएगा √99 माइनस √98, एंड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस अंडर रूट ऑफ 99। तो अगर आप देखें यहां से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3, फिर √4 से √4, फिर बेटा ऐसे कैंसिल आउट होते जाएंगे। याद रखिएगा, अगर पहले ब्रैकेट से पहला टर्म कैंसिल हुआ है तो आखिरी ब्रैकेट से दूसरा टर्म कैंसिल आउट होगा। देखिए ये √99 से ये हो जाएगा, और ये √98 पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट बचेगा, यहां पे आएगा बेटा -1, बीच के सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा अंडर रूट ऑफ 100। अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है बेटा? 10। रिजल्ट आया 10 - 1, दैट इज कितना? 9। इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 9। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर पहले ब्रैकेट से पहला टर्म जा रहा है तो आखिरी ब्रैकेट से दूसरा टर्म जाता है। अगर पहले ब्रैकेट से दूसरा टर्म जा रहा है तो आखिरी ब्रैकेट से पहला टर्म जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे करस्पॉन्डेंस चलता है यहाँ पे। तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था ये, रैशनलाइजेशन पे बेस्ड था। इसके बाद ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन। इफ n एंड m आर नेचुरल नंबर्स and m is equal to n square minus n minus 35 upon n minus 4, then find the value of m। देखिए बेटा, है सारा का सारा वही का वही, सिंपल नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। आप करके देखिए एक बार एंड फिर सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए मुझे n और m कैसे दे रखे हैं? नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। तो m को मैंने लिख दिया n स्क्वायर माइनस n माइनस 35 डिवाइडेड बाई n माइनस 4।
तो बेटा अब मैं क्या करता हूं, n माइनस 4 से n स्क्वायर माइनस n माइनस 35 को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, n माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा n टाइम्स जाएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस 4n, ये कैंसल आउट हुआ, आ जाएगा बेटा 3n माइनस 35, फिर हम कर देंगे प्लस 3 से, बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3n माइनस 12, बच जाएगा मेरे पास माइनस का 23, माइनस 23 बच गया। तो बेटा अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अपन ने पढ़ा है, ये क्या है मेरे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना। तो डिविडेंड है अपने पास ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है माइनस 23, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा n माइनस 4। अब इसके साथ अलग कर लेते हैं और इसके साथ अलग कर लेते हैं, ये बन जाएगा n प्लस 3 माइनस 23 बाई n माइनस 4। अब यहां पे सारी चीज स्टार्ट होती है, देखिए आपको m कैसा चाहिए, एक नेचुरल नंबर, m अगर नेचुरल नंबर चाहिए, n ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो ये नंबर तो नेचुरल बनेगा, ये कैसा बनना चाहिए, ये भी तो एक इंटीजर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए बेटा, n की वैल्यू नेचुरल रहेगी और उसके लिए ये क्या बनना चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए। तो अब 23 अपॉन n माइनस 4 की बात करते हैं, तो n माइनस 4 किसका मल्टीपल होना चाहिए, n माइनस 4 जो है वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो n माइनस 4 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, देखिए 23 क्या नंबर है अपने पास, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, केवल और केवल या तो 1 से और या 23 से। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी और लेके चल सकता हूं कि n माइनस 4 हो जाए -1 और या तो हो जाए -23, ये पॉसिबिलिटी भी लेके चल सकते हैं कि -1 हुआ तो ये -23 बनेगा, तो भी -23 है तो भी आ सकता है नेचुरल नंबर। तो वो केस आप लेके चल रहे हैं, अपने पास 4 केस आए, तो यहां से देखिए अगर n माइनस 4 1 है तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 3, n की वैल्यू 3 रख देते हैं, n की वैल्यू यहां पे 3 रखी बेटा मैंने, 3 प्लस 3 कितना बना, m कितना मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 माइनस बेटा यहां पे आएगा 23 बाई n की वैल्यू है अपने पास, सॉरी 5, n की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी यहां से, तो यहां पे अपने पास बनेगा 5 प्लस 3 8 बाई यहां पे 23 बाई 1, तो 8 माइनस 23 जो कि नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, भाई m नेचुरल नंबर भी तो चाहिए, तो मैं n को कितना नहीं रख सकता, मैं n को 5 नहीं रख सकता, ये केस क्या हो जाता है बेटा, ये केस हो जाता है रिजेक्टेड। फिर मैंने लिया भाई n माइनस 4 को 23, जब हम n माइनस 4 को लेते हैं 23, तो बेटा यहां से n आता है मेरे पास 27, n को 27 रखते हैं, जब n को 27 रख रहे हैं बेटा तो m की वैल्यू बनेगी 27 प्लस 3 यानी कि 30 माइनस 23 बाई 23 यानी कि 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 29, जो कि नेचुरल नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां पे मेरे पास n भी नेचुरल नंबर है और m भी नेचुरल नंबर है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि -1 रख दिया, n माइनस 4 को बेटा अगर मैं -1 रख रहा हूं तो n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, n की वैल्यू आ रही है 3, तो n की वैल्यू को यहां पे कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो जब n की वैल्यू 3 है तो बेटा ये बनेगा 3 प्लस 3 6 एंड माइनस 23 बाई 3 माइनस 4 -1, तो प्लस में आ जाएगा 23, यहां पे भी बेटा m की वैल्यू कितनी आई 29, ये भी नेचुरल नंबर आई। एंड जब बेटा मैं लास्ट केस लेता हूं n माइनस 4 को -23 लेता हूं तो यहां से n कितना आ जाएगा -19, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये वाला केस भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो दो सही केस आ रहे हैं
दोनों के दोनों में ही जो m की वैल्यू मेरे पास आती है बेटा वो कितनी आ जाती है, 29 आ जाती है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, नंबर सिस्टम दिखने में सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत आसान सा टॉपिक है अपने पास, इससे भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो है बन सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर देखने में और मेरे साथ ये सवाल करने में मजा आया होगा। तो मिलते हैं ब्रिज कोर्स की अपनी नेक्स्ट क्लास में। आगे अपन थ्योरम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड सो ऑन, डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन किया जाता है एंड बेसिक आइडेंटिटीज को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।